हाँ, चैप्टर नंबर 16 है, डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, जैसा नाम से आपको पता चल ही रहा है। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नया नहीं बोला, पहले तो बोला कि डायरेक्टर की कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक कंपनीज एक्ट में है नहीं, सबसे अच्छी बात है। फिर बता रहे हैं डायरेक्टर होता कौन है, तो बोला जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ग्रुप में अपॉइंट किया जाता है वो डायरेक्टर है। तो इंडिविजुअली डायरेक्टर बोलते हैं, ग्रुप में उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड मेंबर्स। उससे ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ये इनका इंट्रोडक्शन है। चलो अब एक एक पेज मत गिनो, ध्यान दो। क्या कर तो पेज ही गिनते रहते हो, पढ़ा रहा हो तो पेज ही घुमाते रहते हो। आ जाओ ना पेज नंबर 310 पे, स्टार्ट तो करने दो। चलो हाँ, चलो ध्यान दो। अब जितना भी है पढ़ना तो पड़ेगा ही, पूरी बुक देख ही चुके हो पहले, दुख में रहते हो कितना पढ़ना है कितना। चलो ध्यान दो। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स के बारे में। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही बोला है कि इंडिविजुअली आप डायरेक्टर हो, अदरवाइज कलेक्टिवली आपको बोर्ड बोला जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे देखें, सेक्शन 153 है, वहां से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात हो रही है। बेसिक स्टोरी इसकी हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी है, क्योंकि डब्ल्यूईटी से हम डायरेक्टर्स के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स तो पढ़ते आए हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक पूरा चैप्टर है, तो विद सेक्शन नंबर्स और इन डिटेल डिस्कस होगा। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अब मैंडेटरी हो गया है न्यू एक्ट के हिसाब से। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो विदाउट डिन नंबर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा आरओसी को या एमसीए के पोर्टल पे। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम हमने देखा था स्पाइस प्लस वाली कैटेगरी में, तो स्पाइस प्लस में आप अप टू 3 डायरेक्टर्स का डिन नंबर साथ में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सेपरेट एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, फॉर्म नंबर आएगा वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आपको फॉर्म फाइल करना है, वो इम्प्लाइड है DIR-3, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। वो DIR मतलब डायरेक्टर के हिसाब से वैसे नाम रखा हुआ है, और जो प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। देखो नीचे वो स्पाइस वाला ही पॉइंट आ गया, और स्पाइस प्लस हो चुका है फॉर्म, पहले स्पाइस फॉर्म था तो वहाँ पे वैसे लिखा है, लेकिन वो स्पाइस प्लस है तो उसमें आप 3 डायरेक्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। विद इन 1 month ऑफ एप्लीकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट द डिन नंबर टू द एप्लीकेंट। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल ऑन और बिफोर द अपॉइंटमेंट गिव हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन फिजिकल फॉर्म DIR-2, दैट इज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये कंसेंट का फॉर्म है, ठीक है, DIR-2, ये आप ध्यान रखना। ये कौन किसको सबमिट कर रहा है वो पता चला। पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल ऑन और बिफोर द अपॉइंटमेंट गिव हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन फिजिकल फॉर्म DIR-2। तो DIR-2 में जिसको आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया ना, वो अपना कंसेंट दे रहा है कि मैं रेडी हूँ डायरेक्टर बनने के, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो DIR-2 इज सबमिटेड बाय द डायरेक्टर, या जिसको भी आपने सिलेक्ट किया उसका कंसेंट है इस फॉर्म में। दूसरा, द कंपनी शैल फाइल DIR-12। अब ये फॉर्म कंपनी फाइल कर रही है, ध्यान रखना, और किसको फाइल कर रही है, आरओसी को, साथ में DIR-2 भी अटैच कर देगी। तो इन शॉर्ट DIR-2 डायरेक्टर ने कंपनी को सबमिट किया कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूं कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं। अब कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी कि भाई हमने इस पर्सन को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया है, ये हमारी तरफ से आपको इंटीमेशन है। तो कौन से फॉर्म में, DIR-12 में। अब DIR-12 जब कंपनी आरओसी को फाइल करेगी तो साथ में ये बताएगी कि हमने डायरेक्टर से कंसेंट ले लिया है। बोले कहाँ है कंसेंट बताओ, बोले DIR-2 में, तो DIR-2 साथ में अटैच कर दो। तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली दोनों फॉर्म जाएंगे तो आरओसी के पास ही, लेकिन एक फॉर्म डायरेक्टर ने साइन करके दिया होगा और दूसरा फॉर्म कंपनी फाइल कर रही है। तो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में इस पर्सन को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया गया है, ये कंसेंट लेटर साथ में है। तो DIR-2 और कुछ नहीं है, एक कंसेंट लेटर है जो डायरेक्टर साइन करके देता है। अब या तो वो खुद डायरेक्टली आरओसी में सबमिट कर दे, या कंपनी को साइन करके दे दे, कंपनी ही DIR-12 के साथ सबमिट कर देगी। एट दी एंड जाने वाला आरओसी के पास ही। तो DIR-2 कौन फाइल कर रहा है, डायरेक्टर। DIR-12 कौन फाइल कर रहा है, कंपनी। और दोनों फॉर्म एट दी एंड जाने किसके पास वाले, आरओसी के पास। ये क्लियर हो गया। अब फॉर्म नंबर आप एंटिटी के हिसाब से याद रखोगे तो पॉसिबल है, जैसे DIR-2 और DIR-12। तो 2 जो है स्मॉलर नंबर है, आप उसको एक इंडिविजुअल के साथ लिंक कर लो, डायरेक्टर। 12 जो है वो कंपनी के साथ लिंक कर लो। दोनों में से सीनियर अथॉरिटी तो कंपनी है ना, ये कंपनी में कितने सारे लोग हैं लार्ज स्केल पे, डायरेक्टर एक इंडिविजुअल है, कंपेरेटिवली अ स्मॉलर अथॉरिटी। तो स्मॉलर अथॉरिटी के साथ आप लोअर नंबर लिंक कर लो कि डायरेक्टर जो फॉर्म भरता है वो DIR-12, और कंपनी जो फॉर्म भरती है, सॉरी DIR-2, और कंपनी जो फॉर्म भरती है वो DIR-12। तो आपको 2 और 12 डायरेक्टर और कंपनी वो लिंक हो जाएगा, तो फॉर्म नंबर भी याद हो जाएंगे। ऐसी कोई ना कोई ट्रिक अपने को बिठानी पड़ेगी, तो ये नंबर अपने रिलेट करेंगे तो कुछ फॉर्म नंबर याद होंगे। क्लियर। टाइम लिमिट दे रखी है कि ये कितने टाइम में आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के 30 डेज के अंदर अंदर ये दोनों फॉर्म आरओसी के पास सबमिट हो जाने चाहिए। तो ये टाइम लिमिट वाला क्राइटेरिया हो गया।
ओके, इन केस ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। इम्प्लाइड है ना, पूछ कौन रहा है, बता रहे हैं आपको क्या अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर मतलब ही नहीं है वहाँ पे कंसेंट का। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट क्या लेके आया, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज अ डिन नंबर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड इन केस एनी इंडिविजुअल होल्ड्स और acquire such identification number, the requirement of the section shall not apply। इन शॉर्ट ऐसा बोला है कि इमरजेंसी या टेम्पररी बेसिस पे डिन नंबर के बदले कोई और आइडेंटिटी प्रूफ भी अलाउ किया जा सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। हो सकता है आपके आधार कार्ड के बेस पे आपको अलाउ कर दे कि अभी डिन नंबर आया नहीं है या फॉर एनी रीजन अभी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, आप आधार नंबर दे दो, वो भी चलेगा। आप कौन हो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, डिन नंबर से हो जाए तो बेस्ट है, ना पॉसिबल हो तो कोई और डॉक्यूमेंट भी चलेगा जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, दैट इज ओके। पैन नंबर भी हो सकता है और आधार कार्ड भी हो सकता है, तो वो भी चलेगा, अलाउ कर सकते हैं, ये पावर रखा है गवर्नमेंट ने अपने पास। बाकी जनरल में तो बोला ही है कि डिन नंबर के बिना आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, और पुराने एक्ट से नए एक्ट पे जब शिफ्ट हुए तभी भी सबको बोला कि पुराने में अगर डिन नंबर के बिना काम चल रहा था, अब अप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने भी ये एप्लीकेशन करके प्रोसेस कर दिया, ये बोला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद रूल आ गया, रूल नंबर 12। इस सेक्शन के साथ साथ ये रूल काम कर रहा है। हेडिंग में क्लैरिफाई किया कि क्या बात होने वाली है। इंटीमेशन ऑफ द चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर। अब आपने DIR 3 फाइल करके डिन नंबर अलॉट करवा लिया था, फिर आपने DIR 2 में कंपनी को कंसेंट दिया कि मैं रेडी हूँ अपॉइंट होने के लिए। कंपनी ने ROC को DIR 12 में इन्फॉर्म कर दिया कि हमने इनको अपॉइंट किया और इनका कंसेंट भी ले लिया, ये सब बातें हो गई। अब आपने डिन नंबर इशू करवाते टाइम आपकी जो भी डिटेल्स दी होंगी, आपका एड्रेस है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब चीजें, उसमें कभी ना कभी कोई चेंजेस आ सकते हैं। वो चेंजेस इंटीमेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी टू ROC। ठीक है, उसके लिए भी एक फॉर्म नंबर होगा इंटीमेशन देने के लिए। वो फॉर्म नंबर यहाँ पे बोला है, दैट इज DIR 6। 3 में एप्लीकेशन कर रहे हैं, 6 के अंदर चेंजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो चेंजेस का इंटीमेशन देने वाली बात है। और बोला कि चेंजेस होने के 30 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना जरूरी है, तो टाइम लिमिट आ गई। अच्छा, ये जो DIR 6 आप फाइल करोगे, वो फॉर्म आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और प्री सर्टिफिकेशन वाला पॉइंट है, तो अपने लिए अच्छा है, CS को काम मिलेगा और क्या। तो CA, CS या CA में थोड़ा कंपटीशन भी है, तीनों प्रोफेशनल्स में से कोई भी इसको सर्टिफाई कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि 100% ये काम आप ही के पास आएगा। कितनी बार चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको ही बोल देते हैं कि भाई आप ही कर देना सर्टिफाई, क्योंकि अथॉरिटी है, वो ना थोड़ी ना बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, सिर्फ आपका प्रूफ देखना है और आपने जो चेंजेस बोले वो सही है कि नहीं उतना ही वेरीफाई करना है, तो सर्टिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ वो कर सकते हैं। द चेंजेस शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। इम्प्लाइड था, आगे ROC यही करेगा, सब वेरीफाई करने के बाद आपका डेटाबेस में अपडेट कर देगा और उसके बेस पे कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ ये सब चीज़ें हो चुकी है। द डिन सेल ऑफ MCA shall also intimate the changes in the particulars of the director submitted to it to the concerned registrar under whose jurisdiction the registered office in which such individual is a director is situated। अब ये तो इनका इंटरनल मैटर हो गया। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, उनका डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है, फिर आपके ज्यूरिसडिक्शन के जो रजिस्ट्रार है उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये इन्होंने अपडेट किया है, तो आप भी इसका नोट ले लेना। तो वो उनका इंटरनल मैटर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अपन ने एप्लीकेशन कर दिया, अपना काम हो गया। वो लोग बैकएंड में क्या कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। The concerned individual shall also intimate the changes in his particulars to the company or the companies in which he is a director within 15 days। 30 डेज का ऊपर टाइम था ROC को इन्फॉर्म करने के लिए, 15 डेज का टाइम है कंपनीज को इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरी ये डिटेल्स में चेंजेस हुए हैं। तो दोनों सिचुएशंस अलग है, टाइम लिमिट भी दोनों डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 11 है। यहाँ पे बात हो रही है कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन की। तो डिन नंबर को आप कैंसिल भी करा सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो, और ये डीएक्टिवेट भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे रहेंगे। रीजन क्या होगा, आपने डिन नंबर जिस बेसिस पे लिया वो इन्फॉर्मेशन बाद में अगर फ्रॉड निकली या कोई एलिगेशन आप पे ऐसा लगता है जिसकी इंक्वायरी करनी है, तो क्या करेंगे, टेम्परेरीली आपका जो डिन नंबर है वो उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी और पता चला कि आपका डिन नंबर कैंसिल कर देना चाहिए, तो परमानेंटली कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो चलो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन वो सब बात हो गई, लेकिन अदरवाइज आप खुद भी अपना डिन नंबर सरेंडर कर सकते हो। अगर आप इन फ्यूचर कोई कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करना ही नहीं चाहते हो, तो डॉक्यूमेंट आपने फिर क्यों संभाल के रखा है, आप सरेंडर कर दो कि अब जरूरत नहीं है, ये भी ऑप्शन है। अच्छा, किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसका डिन नंबर एक्टिव रखने का मतलब नहीं है, तो भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ऐसा एक जनरल आंसर ये रूल में बोला हुआ है। इसकी लैंग्वेज अभी आप रीड कर लो, कुछ नहीं समझ आए तो बोलो।
फिर अपने आगे बढ़ते हैं, और कोई फॉर्म नंबर मिले तो देख लेना। बोलो, लैंग्वेज में कोई क्वेरी, कोई पॉइंट में कुछ नहीं समझ आया? हाँ, डुप्लीकेशन हो सकता है, ये अब एरर वाली बात हो गई कि एक ही पर्सन के नाम पे 2 डिन नंबर अलॉट हो गए, तो ऐसा गलती से हो जाता है। ये तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है, बिकॉज ऑनलाइन प्रोसेस में भी पॉसिबल है कि ऐसी मिस्टेक हो जाए। तो अगर पता चला कि एक ही पर्सन, सेम डेटा, सेम डिटेल्स और 2 डिन नंबर अलॉट हो गए हैं, तो फिर उसको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली एक डिन नंबर तो कैंसिल हो ही जाएगा, बाकी का फिर जो है वो एक्टिव रहेगा। तो ऐसा हो सकता है, टेक्निकल एरर वाली बात है और कुछ नहीं। और कोई पॉइंट में डाउट? क्लियर? बाकी के सारे टर्म समझ आ गए? देखें आगे। अब ये पूरा आंसर भी हो सकता है, एक एक रूल जो है वो एक आंसर के बराबर है, डिपेंड करता है कि डेटा में क्या पूछ रहे हैं, वेटेज के हिसाब से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। रूल नंबर नहीं याद है तो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन कंटेंट याद रखना। 155 जो सेक्शन का रेफरेंस है उसमें जनरल प्रोविजन है, बोला एक से ज्यादा डिन नंबर आप होल्ड नहीं कर सकते, वो इम्प्लाइड था। 156 में भी जितना हेडिंग में लिखा है उतना ही पॉइंट है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिन नंबर इंटीमेट करे, वो सही बात है। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन नंबर टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, वो भी कर देंगे, प्रोसीजर ही है। ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन डिन नंबर, वो हमने देखा कि हर एक के लिए रिक्वायर्ड है कि डिन नंबर आपको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, तो ये सब में अंदर थियरी पढ़ने जैसी नहीं। स्टेप्स टू ऑब्टेन DIN, वो भी पीछे देख रहे थे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म नंबर DIR 3 फाइल कर सकते हो, ये सब प्रोसेस हो चुका है। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में क्या बोल रहे हैं, ये नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि डायरेक्टर्स की कैटेगरी बता रहे हैं कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर्स हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डिवीजन किया वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में डिवीजन कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव यूजुअली वो है जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं, या वो लोग हैं जो कंपनी में फुल टाइम अपॉइंटेड हैं, हो सकता है कंपनी में इनका कुछ शेयर होल्डिंग, अच्छा खासा स्टेक हो, ये कंपनी के प्रमोटर्स हो, ये सब पॉसिबल रहेगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो है वो यूजुअली आउटसाइडर्स है, या तो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या वो इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में है, कंपनी से उनका पर्सनली लेना देना नहीं है, सिर्फ फॉर्मल रिलेशन है, उस टाइप से। पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन बी होल टाइम डायरेक्टर, मतलब पूरा दिन वो एक ही कंपनी में काम कर रहा है, उसको होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं। तो जो भी ऑफिस आवर्स है वो पूरे ऑफिस आवर्स वो उसी कंपनी को दे रहा है, तो फिर वो होल टाइम हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर भी मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो मेजॉरिटी पावर्स उसके पास रहते हैं, तो वो भी फुल टाइम कैटेगरी में ही आता है। तो ये लोग यूजुअली एग्जीक्यूटिव्स हैं, ऐसा बोला हुआ है। बाकी देख लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए क्या बोला। हु इज नीदर अ होल टाइम डायरेक्टर नॉर अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो 2 कैटेगरी को छोड़ के बाकी के जो लोग हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ऐसा क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाम दे रखे हैं इनके, फर्स्ट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, एवरीथिंग, ये सब हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं, तो 1 बाय 1 डायरेक्टली वही स्टार्ट कर देते हैं, लिस्ट रीड करने की कोई नीड नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सेक्शन 152, ये है कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये पॉइंट मैंने WT में भी आपको पढ़ाया था, मे बी आपको याद आ जाए। वहाँ पे हमने देखा था कि जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो तो आर्टिकल्स में मेंशन कर दो कि स्टार्टिंग में डायरेक्टर्स कौन होंगे। अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो वही लोग डायरेक्टर होंगे, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो उसका आउटकम ये होगा कि बाय डिफॉल्ट जो कंपनी के वो सब्सक्राइबर्स होते हैं, इनिशियल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। ऐसा एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सेम कंडीशन यहाँ पे बोली, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। क्लियर? तो मैंने आपको अभी भी कंडीशन रिकॉल करवाई थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ पॉइंट नहीं। तो या तो आर्टिकल्स में आप नेम स्पेसिफाई कर दो, या बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर्स को ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे, 2 ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद रेसिडेंट की बात हो रही है, बोला कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक डायरेक्टर एटलीस्ट इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? अगर वो फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज का स्टे इंडिया में कर लेते हैं तो फिर उनको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो इतना क्राइटेरिया कोई एक डायरेक्टर पूरा कर लेना तो ठीक है, उतना ही पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे बोला उसमें सेकंड पॉइंट में, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन फाइंड्स एनी डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस इट में इंटीमेट सच डिफेक्ट्स। अगर उनको लगता है कि कुछ इसके रिगार्डिंग सवाल पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं, और आपको इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई खास पॉइंट नहीं। फिर नेक्स्ट टर्म आया दैट इज विमेन डायरेक्टर, ये आप स्टार मार्क कर लेना, ये भी हमने बात की है पहले, वापस भी एग्जाम में हो सकता है पूछ सकते हैं। ये विमेन डायरेक्टर वाला पॉइंट नया ऐड किया था 2014 के एक्ट में और रूल्स में, और बोला कि ये जो भी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज यहाँ पे है, जैसे लिस्टेड एंटिटीज तो बोला ही है, बाकी कंपनीज में बोला पेड अप कैप अगर 100 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है पब्लिक कंपनीज में, तो इन एंटिटीज को एक वुमन डायरेक्टर को तो बोर्ड में अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो एक एंट्री बैरियर हटाने के लिए काम किया इन्होंने कि एक बार अगर मौका मिलना शुरू हो गया
तो बाकी भी विमेन एम्प्लॉयज जो डिजर्विंग है उनको वो पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा, जस्ट बिकॉज वो जेंडर बायस नहीं होगा। तो दैट वाज द आइडिया, और ये कंपल्शन लगाने से काफ़ी सारा इसमें चेंज आ गया, वैसे बोल रहा है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि सेबी अपने नोटिफिकेशन के थ्रू बोल चुकी है कि टॉप लिस्टेड मतलब 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो हैं वो मार्केट कैप के बेस पे, कॉमन पॉइंट है जो पहले भी आया था, तो उनके लिए भी ये प्रोविजन फॉलो करना नेसेसरी होगा। नेक्स्ट 149 सबसेक्शन 4 है, दिस इज स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये वही आंसर 149(6) वाला अगेन जो डब्ल्यूटी में हम पढ़ के आए हैं वो सेम ही शॉर्ट नोट यहाँ पे भी आने वाली है, बट उससे पहले ये सबसेक्शन 4 में एप्लीकेबिलिटी बताइए, कौन सी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखते हैं सेक्शन और रूल मिला के क्या बोल रहे हैं। बोला ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उनके लिए तो नेसेसरी है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट। 1/3 डायरेक्टर्स तो इंडिपेंडेंट कैटेगरी के होने चाहिए। बोला कि 1/3 कैलकुलेट करने में अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उस फ्रैक्शन का आप क्या करोगे, उसको किस तरफ राउंड ऑफ करना है वो क्लैरिफाई किया। इन सच 1/3 नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो कुछ भी फ्रैक्शन आता है ना तो उसको राउंड ऑफ करके 1 कर देना। इसका मतलब अगर आपने 1/3 निकाला एंड दैट नंबर इज सपोज 6.33, वो 6.337 हो जाएगा। एनी फ्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ एज 1 बोला है, नियरेस्ट मल्टीपल या नियरेस्ट इंटीजर नहीं बोला है। दो तरीके होते हैं राउंडिंग ऑफ करने के, एक नियरेस्ट वाला वो जो बचपन से आप मैथ्स में सीख रहे हो, ये 6.5 और ग्रेटर है तो 7, 6.5 से लेस है तो 6। यहाँ पे ऐसा बोला कि एनी फ्रैक्शन टू बी राउंडेड ऑफ एज 1। अब वो फ्रैक्शन तो कुछ भी हो सकता है, वो 6.1 भी हो सकता है, 6.75 भी हो सकता है। एनी फ्रैक्शन इज टू बी राउंडेड ऑफ एज 1 का मतलब हो गया कि 6.3 होगा तो भी वो 7 हो जाएगा। आया समझ में? ये वहां पे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, एनी फ्रैक्शन कंटेंट इन सच 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। 6.5 से कोई भी छोटा नंबर ले लो, 6.3, 6.25, 6.33, ऐसा कुछ भी हुआ वो 7 हो जाएगा। ये रूल रहेगा। अब इस पॉइंट के लिए ये रूल एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। आगे के किसी और सेक्शन में आपको डिफरेंट प्रोविजन भी मिलेगा। कितनी जगह उन्होंने ऐसा भी बोला है कि अगर फ्रैक्शन में कुछ भी आ रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है। अगर ऐसा बोला होगा तो 6.3 को अपन 6 बना देंगे, लेकिन यहाँ बोला है ना एनी फ्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ एज 1, तो 6.3 और 6.8 अपने उसको 7 बनाएंगे। आया समझ में? तो सेक्शन के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल है, इसके साथ में लिखी दिया है। अदर पब्लिक कंपनीज जो है लिस्टेड के अलावा, उनको भी ये रूल फॉलो करना है। अगर उनके पेड अप कैप 10 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन वाली कंडीशन में 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन हमने पहले भी देखी थी। अच्छा, इनके लिए सॉरी क्वांटिटी अलग है, लिस्टेड कंपनीज के लिए क्वांटिटी अलग है, इनके लिए अलग है। लिस्टेड कंपनीज के लिए 1/3 वाला पॉइंट हमने देखा। बाकी अदर पब्लिक कंपनीज के लिए बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो वो डिफरेंट कंडीशन। इनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, ज़्यादा अपॉइंट करने हैं तो चलेगा। कौन सी कंपनीज के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है, जो जॉइंट वेंचर में है या 100% सब्सिडरी है डोरमेंट कंपनी। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने कमिटीज वाले में ऐसी कंडीशन देखी थी, सेम क्राइटेरिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना, ऑडिट कमिटी से रिलेटेड है। ऑडिट कमिटी में हम बात कर रहे थे ना 177 में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वो बात हो रही थी। अब अगर आपकी वो जो कमिटी वाला फ्रेम करने का कंसेप्ट है ऑडिट कमिटी, उसके लिए अगर आपको और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की नीड है तो वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आप अपॉइंट करना चाहो तो कर सकते हो। और वो कॉमन सेंस है ना, जो क्राइटेरिया यहाँ पे वो मिनिमम नंबर का है, आप उससे ज्यादा हायर करोगे तो कोई मना नहीं करने वाला, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट पॉइंट में वैकेंसी की बात हो रही है। बोला इफ देयर इज एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन इट शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब इन बिटवीन द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी क्रिएट हो जाए फॉर एनी रीजन, तो उसके बदले नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। लेकिन टाइम लिमिट कितनी है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो ये 2 क्राइटेरिया है, दोनों में से विच एवर इज लेटर। अगले 3 महीने में आप अपॉइंट कर दो या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले अपॉइंट कर दो, और ये दोनों में से क्या देखा जाएगा? विच एवर इज लेटर। तो आपको उतना टाइम उन्होंने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, once the company is covered under the above sub rule ceases to fulfill any of the 3 conditions for 3 consecutive years, then it shall not be required to comply these provisions until such time as it meets any of such condition। ये एग्जैक्टली वैसा पॉइंट हो गया जो CSR में देखा था। अगर आपको वो फॉर्मेट याद आ रहा है कि CSR में एक बार फंस गए तो 3 साल तक तो CSR करना है,
और वो 3 साल में एक भी लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो 4th ईयर से एग्जिट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके भी यही स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। अगर आप वो पीछे 10 करोड़ 100 करोड़ या 50 करोड़ की लिमिट से रिलेट करो तो सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 149 सबसेक्शन 4 कवर हो गया यहाँ पे। 149 सबसेक्शन 6 वही वाला आंसर अपना, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, ये मैं डिस्कस करवाऊंगा लेकिन आज नहीं, ये थोड़ा लेटर स्टेज पे अपने डिस्कस करेंगे। पहले बाकी के सेक्शंस पढ़ लेते हैं क्योंकि बेसिक आपको आइडिया है, तो मैं रिपीट करवा दूंगा लेकिन बाद में करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ 149 सबसेक्शन 7 पे, ये देख लेते हैं। डिक्लेरेशन बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह आपको अपॉइंट किया हुआ है तो आपको कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्यों और कब देना पड़ेगा वो समझो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होने के बाद आप जब पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड करोगे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आपको वहां पे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देना है कि भाई मुझे अपॉइंट किया गया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और आज की डेट में मैं कोई भी ब्रीच यहाँ पे जो है वो कमिट नहीं कर रहा हूँ। 149(6) के हिसाब से मैं कंप्लीटली एलिजिबल हूँ टू बी अपॉइंटेड और टू कंटिन्यू एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये फॉर्मेलिटी आपको करनी है, डिक्लेरेशन देना है। फिर बोला देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल के स्टार्टिंग में जितना भी आपका टर्म कंटिन्यू होगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वहां पे भी आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो ये भी एक कंपल्शन हो गया। सी पॉइंट में बोला अगर सर्कमस्टांसेस में ऐसे कोई चेंजेस आते हैं, सर्कमस्टांसेस मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस या कंपनी के सर्कमस्टांसेस, जहां पे ऐसी नीड अराइज होती है कि आपको एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहिए, तो फिर आपको बोर्ड मीटिंग में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये ओपन एंडेड हो गया थोड़ा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली कंडीशन। फिर सेबी वाले आ गए, बोले लिस्टेड एंटिटी के लिए हम भी कुछ बोले। बोले बोल लो, क्या बोलना है। बोले बस वही बातें बोलनी थी जो आगे लिखी। तो लिस्टेड एंटिटी वाले केस में जो पैराग्राफ है आप उनका एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये तो 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल है, काफी पुराना है। बोला टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज जो भी होंगी मार्केट कैप के हिसाब से, उनको अपने डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा फॉर ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ सच क्वांटिटी एंड फॉर सच रिस्क एज मे बी डिटरमाइंड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस है ये थोड़ा अलग है। ये वैसा इंश्योरेंस नहीं है कि उनकी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ये वो इंश्योरेंस है कि इनकी वजह से अगर हमारी कंपनियों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ये डिफरेंट हो गया। डायरेक्टर्स जो भी हैं इंडिपेंडेंट नेचर के, उनकी गलतियों की वजह से या उनके नेग्लिजेंस केयरलेसनेस की वजह से भी कंपनी को नुकसान हो सकता है कि टाइम पे उन्होंने रिवील नहीं किया कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसका भी इंश्योरेंस होता है। अब इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, उनका बिजनेस ही ऐसा है कि वो आपका रिस्क अपने सिर पे ले लेते हैं और उसका आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं। अब कौन सा रिस्क उनको अपने सिर पे लेना है वो उनकी मर्जी। अगर इस तरीके की चीज का भी इंश्योरेंस वो करने को रेडी है कि आपका डायरेक्टर कुछ गलती करे और उसकी भरपाई हम करेंगे, तो ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम प्रीमियम पे कर देंगे। तो ये डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस में उनके कंडक्ट का इंश्योरेंस होता है, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो अभी इतना ही पॉइंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहे, तो अपने उस पर यहीं तक रखेंगे इसको। फिर एक पॉइंट आया नॉमिनी डायरेक्टर। ये कुछ टर्म ध्यान में है आपको, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी मतलब किसी के बिहाफ पे। अब क्या होता है ना कि कोई बड़ी बैंक ने आपकी कंपनी को लोन दे दिया या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेक इन्वेस्ट कर दिया, तो वो चाहते हैं आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखना। तो कैसे रखेंगे, तो उसके बदले एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। बोले ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड में रहेगा और आपकी एक्टिविटीज के ऊपर वॉच रखेगा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और कुछ भी अगर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी जाता है तो फिर वो एक्शन लेंगे। आया समझ में, तो इसको बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। ये बेसिक पॉइंट। आगे बढ़ रहे हैं सब सेक्शन 9 में, रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इनको कोई ईसॉप ऑप्शन नहीं दे सकते। सीधी बात है ना, ईसॉप दे दिया तो शेयर होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे, तो इसलिए इनको स्टॉक ऑप्शन नहीं देना, ये ध्यान रखना। और कौन कौन से रेम्यूनरेशन इनको मिल सकते हैं, बोला इनको सिटिंग फीस के नाम पे आप पैसे दे दो, इनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दो जो इन्होंने कंपनी के लिए किए होंगे, प्रॉफिट रिलेटेड कुछ कमीशन दे दो, वो सब चलेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिटिंग फीस क्या होती है, मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं। आप आए बोर्ड मीटिंग में बैठे, आपने मीटिंग अटेंड की, अपना टाइम दिया, उसके बदले आपको जो पैसा मिलेगा दैट इज सिटिंग फीस। रेम्यूनरेशन जो फिक्स है मंथली वो अलग हो सकती है, सिटिंग फीस एडिशनल हो सकती है। और एक मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिशियली जो मैक्सिमम सिटिंग फीस अलाउड है कंपनीज एक्ट में दैट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज पर मीटिंग, इतना मैक्सिमम सिटिंग फीस दे सकते हैं।
अब वो आपके टाइम की उतनी वैल्यू है कि आपको एक मीटिंग अटेंड करने के बदले 1 लाख रुपया दिया जा सकता है, तो फिर वो वैसे हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, वो औकात अनुसार, ठीक है, वैसा हो गया। तो 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम अलाउ किया है, उसके ऊपर फिर कैश में दे देना अगर और मांग रहा है तो, और क्या होता है। डायरेक्टर्स के लिए 1 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है ना, उनके पैकेजेस भी लैक्स और क्रोर्स में होते हैं, तो एक मीटिंग अटेंड करना उनके लिए टाइम की उतनी वैल्यू है, और अगर वैल्यूएबल इनपुट दे रहे, टाइम दे रहे हैं ना, तो उसका पैसा वो चार्ज कर सकते हैं। अपने लिए 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है, बोले एक महीने में ऐसी एक मीटिंग अटेंड करके आ गए ना, तो महीने का खर्चा निकल गया, फिर पूरा बाकी के 29 दिन काम नहीं करेंगे चलेगा। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए वो अमाउंट उतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितना अपने लिए, तो फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर पहले उतनी ये तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, एक्सपीरियंस के साथ ही बनोगे, ऐसे तो डायरेक्ट कोई बिठाएगा नहीं आपको। नेक्स्ट 149 सबसेक्शन 10 क्या बोल रहा है, ये भी एक शॉर्ट नोट वाला आंसर, केस के फॉर्म में पूछो, डायरेक्ट पूछो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस ये बोला हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि 5 साल के कंसेक्यूटिव टर्म के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये बोला। तो 5 इयर्स की ड्यूरेशन आ गई। प्रोविजो में अगर रीअपॉइंट कर रहे हैं तो वापस से रीअपॉइंटमेंट कितना हो सकता है, फॉर फर्दर 5 इयर्स। तो 5 + 5 10 हो रहा है, इतना तो पता चल ही रहा है, पर इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन ये पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन 5 इयर्स, एक्सटेंशन फर्दर 5 इयर्स सब्जेक्ट टू स्पेशल रिजोल्यूशन, टोटल 10 इयर्स हो गया। उसके बाद इसको ब्रेक देना पड़ेगा, ये भी बोला हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स। 5 + 5 हो गया ना 10, 15 नहीं हो सकता है, फिर 10 के बाद उसको कम से कम 3 साल का ब्रेक इस कंपनी से देना पड़ेगा। वो 3 साल वो कोई और कंपनी में काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते। 3 साल का ब्रेक देने के बाद फिर से अगर आप उसको और 5 साल के लिए अपॉइंट करना चाहते हो तो नया काउंट स्टार्ट होगा, दैट इज ओके। ये 3 इयर्स को ना कूलिंग ऑफ पीरियड बोला जाता है। ऑडिटर वाले टर्म में भी मैं आपको चैप्टर 8 में ये चीज समझाऊंगा, ये वर्ड वहां पे भी आएगा। तो कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब कि अपनी एंटिटी से उसको ब्रेक दे दो। एक प्रोफेशनल को इतना कंटिन्यूसली अपॉइंट मत करो कि वो इतना परमानेंट हो जाए कि फिर वो जो चाहे करे और कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और वो फ्रॉड्स कर रहा है पता ना चले, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रेक देना जरूरी, ये आइडिया है, ठीक है। फिर आगे 5 इयर्स का जो भी यहाँ पे टर्म बोला है, दैट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। वो पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ क्यों ऐसा लिखा है, जो लास्ट में 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं उसकी स्टोरी क्या है। 1 टर्म इज ऑफ मैक्सिमम 5 इयर्स। अब आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 4 साल के लिए अपॉइंट किया तो वो एक टर्म हो गया, फिर आपने उसको और 4 साल के लिए अपॉइंट किया तो 2 टर्म हो गए, तो अभी टोटल 8 साल हुए। आप बोलोगे नहीं तीसरा टर्म हो सकता है ना 2 साल का, नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए ही रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, 1+1, और वो 2 टर्म्स इंडिविजुअली मैक्सिमम 5 इयर्स के हो सकते हैं। तो 5 + 5 10 हो सकता है। अब आप 5 + 4 करो, 4 + 4 करो, 4 + 3 करो, आपकी प्रॉब्लम है। 2 टर्म पूरे हो गए ना बस, तो तीसरा टर्म नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं बोल सकते नहीं 10 साल पूरे नहीं हुए ना, हम उसको 4 टर्म में डिवाइड करें या 3 में डिवाइड करें, ऐसा नहीं चलेगा। टोटल मैक्सिमम 10 इयर्स एट अ स्ट्रेच कॉन्जिक्यूटिव, एंड दैट कैन बी डिवाइडेड इन मैक्सिमम 2 टर्म्स ओनली। तो इंडिविजुअली एक टर्म कितने साल का हो सकता है, 5 साल का। उससे कम किया तो आपकी प्रॉब्लम है, तीसरा टर्म कंटिन्यूस अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज छोटा सा पॉइंट है, लेकिन केस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन बना दिया तो इसको यूज कर लेंगे। ये सिचुएशन देंगे कि एक बार अपॉइंट किया 4 साल के लिए, फिर अपॉइंट किया 3 साल के लिए, अब तीसरा टर्म मांग रहे हैं और 3 साल का, तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बताना पड़ेगा वैलिड है या नहीं। तो ऊपर का पूरा प्रोविजन समझा के फिर इस कंक्लूजन पे आना है, तो उसके लिए आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छा पॉइंट है, यूज कर सकते हैं एग्जाम में, वैसा पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे इसमें बोला ये डायरेक्टर्स को आप रोटेशन से रिटायर नहीं कर सकते। कुछ याद आ रहा है क्या, डायरेक्टर्स को रोटेशन से रिटायर करना क्या होता है? हाँ, जो पहले आए थे वो पहले जाएंगे, ठीक है, वैसे हमने देखा था। हर साल कुछ डायरेक्टर्स को कंपल्सरीली रिटायर होना ही पड़ता है। दे आर द डायरेक्टर्स एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन। वो 2/3 और 1/3 वाला हमने किया था। टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 एलिजिबल होने चाहिए, और वो 2/3 में से एक्चुअल में 1/3 ही रिटायर होंगे हर साल, ये बात हुई थी। तो बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप रोटेशनल डायरेक्टर्स में नहीं गिन सकते, क्योंकि जब बोला है 5 साल का टर्म और अपॉइंट किया है 5 साल के लिए, तो अगले साल कैसे निकाल सकते हैं? फिर 5 साल के टर्म की कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसलिए इनको रोटेशनल में नहीं गिनते, ये नॉन रोटेशनल कैटेगरी में आएंगे। लास्ट पॉइंट में तो डिक्लेरेशन की बात की, कुछ नया नहीं। देखो इसके बाद वो सिटिंग फीस वाला पॉइंट आ गया जो मैं आपको बता रहा था। तो ये आंसर में जो बेसिक बात है मैंने एक्सप्लेन कर दी है।
बाकी की चीज़ें जो 197, 198 का रेफरेंस आपको दिख रहा है वो चैप्टर 17 में कवर होगा, मैं वहीं डिस्कस करवाऊंगा, यहाँ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 9 का बेसिक अभी कंप्लीट है। नीचे जो आंसर है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो आपके लिए, उसमें मेरा कुछ काम नहीं। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक बस, बाकी प्रोविजन फिर कल देखेंगे।